नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। कल हम लोगों ने शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमने अ, हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के पहले जो अवस्था थी यानी खाद्य उत्पादन की अवस्था, वो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था में वो किन किन क्षेत्रों में विकसित हुई और उससे धीरे धीरे चल के कैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता को खोजा किसने था, उसका नामकरण क्या किया गया और कैसे किया गया, ये भी हमने कल देख लिया था। फिर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमने देखा था, उसके उत्तरी पॉइंट को, दक्षिणी पॉइंट को, पूर्वी पॉइंट को और पश्चिमी पॉइंट को, साथ ही उसके क्षेत्रफल को भी हमने देखा था। फिर ये भी देखा था कि भारत के कितने राज्यों में उसका विस्तार हुआ है, पाकिस्तान के कितने राज्यों में, वहीं अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम कल देखे थे। फिर हमने आपको मैप भी दिखाया था, उसके स्थलों को उसमें दर्शाया था कि कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देख ली थी और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, जितना सरल ढंग से हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सकें। अब उसके आगे आज हम देखेंगे, तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं निर्माता को कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। फिर बार बार ये वर्ड आएगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो थोड़ा सा हम सभ्यता को देख लेंगे कि सभ्यता कहेंगे किसे, सभ्यता या संस्कृति क्या होती है, थोड़ा सा ये देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपने अगर पहले इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इससे एक लिंक बनता है और आप आसानी से आगे की क्लासों को समझते चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियां थीं। वो प्रजातियां कौन कौन सी थीं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जिसे कॉकेशियन भी कहा जाता है, फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति, फिर अल्पाइन और मंगोलायड, ये 4 प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती हैं। परंतु हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही थे, और इन्हें ही कुछ विद्वान द्रविड़ कहते हैं, मानते हैं कि जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वही द्रविड़ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं थोड़ा निर्माता। तो निर्माता में विद्वानों में तो बहुत मतभेद है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, लेकिन हमने 2-3 लोगों के लिखे हैं जो मेन मेन है, तो इनको ध्यान रखिएगा। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। कौन थे? आर्य। फिर वहीं गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और क्रेमर ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे या मेसोपोटामिया के लोग थे। फिर राखालदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। तो इन तीनों लोगों को याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को सभ्यता क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम सभ्यता क्यों कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम संस्कृति को। ठीक, मान लीजिए कोई क्षेत्र विशेष है, ये एक हमने क्षेत्र का मतलब ऐसे दिखाया है कि ये कोई क्षेत्र विशेष है। अब इस क्षेत्र विशेष में कोई ना कोई समुदाय रहता होगा, और उस समुदाय की जो जीवन पद्धति होती है, जीवन पद्धति का मतलब कि रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, पहनावा हो गया, बोली भाषा, जो भी है वो सब जीवन पद्धति में आ जाएगा। तो यदि किसी क्षेत्र विशेष के समुदाय की जीवन पद्धति को हम देखें तो वही जीवन पद्धति क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। उसी जीवन पद्धति को हम संस्कृति कहते हैं।
तो इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के समुदाय की जीवन पद्धति ही संस्कृति कहलाती है। और जब यही संस्कृति किसी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और मानक के रूप में स्थापित हो जाती है, किसी बड़े क्षेत्र में फैल जाए और मानक के रूप में स्थापित हो जाए, तब हम उसे सभ्यता का नाम देते हैं। तो इस तरह से सिंधु घाटी की जो संस्कृति है वो आगे चल के हड़प्पा सभ्यता बनी, हड़प्पा सभ्यता के रूप में स्थापित हुई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली थी और वो मानक बन गई थी। यानी इसकी जो कल्चर है, चाहे रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, पहनावा हो गया, भाषा बोली हो गया, वो सभी लोग अपना रहे थे, इसलिए ये एक मानक के रूप में स्थापित हो गई थी और परिणाम स्वरूप इसे सभ्यता का नाम दिया गया। इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को सभ्यता कहते हैं, न कि संस्कृति कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। अब देखिए, हम हड़प्पा कालीन जो नगर है उनको देखने से पहले हम प्राक हड़प्पा कालीन स्थलों को थोड़ा सा देख लेंगे कि प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। तो आपके सामने दिख रहा होगा, प्राक हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे पहले हमने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के स्थल लिए हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो पहला स्थल है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ गढ़ को प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कह लीजिए कि सबसे पुराना प्राक हड़प्पाई स्थल है तो वो है मेहरगढ़। फिर उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्राचीनतम स्त्री मृण मूर्ति यहीं से मिली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन स्त्री की, वो भी मिट्टी की बनी मूर्ति, सबसे पहले यहीं से मिली थी, मेहरगढ़ से ही। फिर आगे देख सकते हैं, सिर रहित स्त्री की आकृति और ताम्र दर्पण पर मिली है। एक स्त्री है जो सिर रहित है, मतलब उसके सिर नहीं है, लेकिन उसकी आकृति जो है वो ताम्र दर्पण पे यानी तांबे के दर्पण पे मिली है। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? मेहरगढ़ से, इनको ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला स्थल है वो है बलूचिस्तान में ही कुल्ली नाल। कुल्ली नाल से गरुड़ आकृति की मुहर मिली है। ये सब प्राक हड़प्पाई साक्ष्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जब प्राक हड़प्पा लगा के पूछा जाए तभी आपको इनको देखना है। तो कुल्ली नाल से जो साक्ष्य मिला है प्राक हड़प्पा काल का, वो है गरुड़ आकृति की मुहर। फिर सिंध प्रांत में आते हैं। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें दो स्थल है महत्वपूर्ण। पहला है कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो सामुदायिक अग्नि स्थल के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी कोट दीजी से हमें लगता है कि बहुत सारे चूल्हे एक ही साथ पाए गए होंगे, इसलिए इसे सामुदायिक अग्नि स्थल के साक्ष्य कहा गया होगा। फिर मृदभांडों पर सींग वाले देवता का अंकन, यहाँ से कोट दीजी से ही जो मृदभांड मिले हैं उस पे सींग वाले देवता का अंकन मिला हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि जो नवपाषाण काल में मध्य पाषाण काल में तीर और कमान का विकास हुआ था, तो उस तीर के आगे जो नुकीला भाग लगाया जाता था उसे कहा जाता था बाणाग्र। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज को हम तीर के आगे नुकीले भाग पे लगा सकते हैं तो उसी को बाणाग्र कहा जाता है। तो बाणाग्र एवं कांसे की चूड़ियां ये मिली हैं कोटदीजी से। कहाँ से मिली हैं? कोटदीजी से। फिर जो दूसरा स्थल है उसका वो है अमरी। अमरी से एक तो बारहसिंगा का साक्ष्य मिला हुआ है, साथ ही गैंडे की केवल और गैंडे की हड्डियां केवल और केवल यहीं से मिली हैं, अमरी से ही, और कहीं से नहीं मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा, गैंडे की हड्डियां केवल अमरी से मिली और बारहसिंगा का साक्ष्य भी अमरी से मिला है। फिर एक स्थल, बस इसका नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चोलिस्तान। चोलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान। इसी में एक स्थल स्थित है गनवेरी वाला, जो एक बहुत ही बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। तो गनवेरी वाला जो है वो चोलिस्तान में ही स्थित है। फिर आ जाएंगे भारत में। तो भारत में जो प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है वो है कालीबंगा। यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों स्थल पाए जाते हैं। तो कालीबंगा जो है, यहाँ से जो प्राक हड़प्पाई साक्ष्य हैं उनमें जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही साथ
ईंटों का अनुपात जो है, यानी ये देख लीजिए, केवल राजस्थान की बात नहीं हो रही, पूरे प्राक हड़प्पा कालीन स्थलों में जो ईंट होते थे वो 3:2:1 के रेशियो में होते थे, के अनुपात में होते थे। तो ईंटों का जो अनुपात था वो 3:2:1 है। तो ये तो था प्राक हड़प्पा कालीन स्थल एवं उनकी विशेषताएं, ये हमने देख ली। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता पे। तो अब देखिए, यहाँ से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें मिलेंगी देखने के लिए, तो इनको ध्यान से समझिएगा। पहला है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता। विशेषता क्या, नगरीय विशेषता क्या होती है? अगर वर्तमान में हम नगरीय विशेषता की मानक की बात करें तो सबसे पहले है कि पॉपुलेशन वहाँ कितनी है, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वहाँ गैर कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए। लेकिन हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में तो हम पॉपुलेशन को गिन नहीं सकते थे, इसलिए बता नहीं सकते थे कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। लेकिन और भी मानक थे, जैसे नगर निर्माण योजना हो गई, और जल प्रबंधन की व्यवस्था हो गई, नालियाँ हो गई, सड़कें हो गई। इन सब के आधार पे हम इसका विश्लेषण करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी नगरीय विशेषताएं कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की, भारत की नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के केवल 6 स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के केवल 6 स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई है। तो जो बाकी स्थल होंगे वो क्या होंगे? वो ग्रामीण होंगे, वहाँ पे ग्रामीण संस्कृतियाँ होंगी। तो वो 6 स्थल कौन कौन से हैं? तो वो 6 स्थल आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, फिर बनवाली है और चनहुदड़ो है। ये 6 स्थल जो हैं वो नगर में रखे जाते हैं, मतलब माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के ये नगर हैं। ठीक, जबकि धौलावीरा को 7वां नगर माना गया है। अब धौलावीरा को 7वां नगर माना जाता है एनसीईआरटी की किताबों वगैरह में। तो धौलावीरा जो है वो ध्यान रखिएगा, ये 7वां नगर माना जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का। अब इनकी हम विशेषताएं देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता क्या है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं उन्नत नगर निर्माण योजना। अब यहाँ पे जब नगर बनाए गए थे तो अब नगरों की विशेषता क्या थी, कैसे वो नगर बसाए गए, क्या ध्यान में रखा गया? तो नगर निर्माण योजना में एक चीज ध्यान में रखी गई कि उनमें एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया। एक रूपता का मतलब समझ सकते हैं कि जो भी नगर रहे होंगे सब एक जैसे हों, यानी उनके आवास जो हों वो एक जैसे हों, सड़कें जो हों एक जैसी हों, नालियाँ जो हों एक जैसी हों, अगर उनमें कोई विभाजन हो तो एक जैसा हो। इसी को कहते हैं एक रूपता। तो उन्नत नगर निर्माण योजना में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उदाहरण के लिए देखिए कैसे, तो ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, ये हम तीन ही नगर लेते हैं। तीनों में जो आवास बसाए गए थे, आवासीय क्षेत्र जो थे वो दो भागों में बांटकर बसाए गए थे। एक तो पश्चिम में स्थित था और ऊंचाई पे स्थित होता था, जिसे दुर्ग टीला कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि पश्चिम में स्थित है और ऊंचाई पे स्थित है, इसको कहा जाता था दुर्ग टीला। और जो दूसरा होता था वो पूरब में होता था और अपेक्षाकृत नीचे होता था, इसको कहा गया था निचला नगर। तो पूरे जितने भी नगर पाए गए हैं सारे नगरों में लगभग यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, यानी दुर्ग और निचले नगर में विभाजन किया हुआ मिलेगा आपको। तो जो दुर्ग टीला होता था, ऐसा माना जाता था कि उसमें शासक वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे। वहीं जो निचला वर्ग होता था इसमें जन सामान्य या सामान्य लोग रहते थे। तो इस तरह का विभाजन आपको हर शहरों में या हर नगरों में देखने को मिलेगा। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे नगर हैं जिनमें ये विभाजन देखने को नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ ये भी कि जो दुर्ग टीला होता था उसकी किलेबंदी की जाती थी। आप देख सकते हैं ये किलेबंदी की गई है, ये गलती से हो गया, इसको मत देखिएगा, निचले नगर की किलेबंदी नहीं की गई थी,
लेकिन दुर्ग टीले की किलेबंदी की जाती थी। ऐसा क्यों किया जाता था? तो ऐसा 2 ही चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता होगा। एक तो कि आक्रमणकर्ताओं से रक्षा की जा सके और दूसरा कि निचले नगर और दुर्ग में विभाजन को बनाए रखा जा सके। मतलब दोनों को अलग-अलग किया जा सके, इसलिए क्या किया जाता था? किलेबंदी की जाती थी। तो ऐसी व्यवस्था आपको मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिलेगी, हड़प्पा में भी देखने को मिलेगी, कालीबंगा में भी देखने को मतलब लगभग हर नगरों में आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो अब इनके बीच विभाजन बनाए रखने का प्रयास किया गया, परंतु फिर भी कुछ अपवाद मिलते हैं। अब इनमें अपवाद क्या उनको देख लेते हैं। ये एकरूपता स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया है, इसके बाद भी कुछ अपवाद मिलते हैं। जैसे दुर्ग क्षेत्र की किलेबंदी होती थी, लेकिन निचले नगर की नहीं। हाँ, दुर्ग क्षेत्र की किलेबंदी होगी लेकिन निचले नगर की नहीं होती थी। लेकिन परंतु कालीबंगा में दोनों की किलेबंदी अलग-अलग की गई थी। देख पा रहे होंगे ये कालीबंगा का दुर्ग क्षेत्र है और ये निचला नगर है और दोनों की किलेबंदी की गई है। तो कालीबंगा एक ऐसा ऐसा नगर था जिसमें दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर दोनों की किलेबंदी हमें देखने को मिलती है, वो भी अलग-अलग। फिर उसके बाद आ जाएंगे कालीबंगा के बाद चनहुदड़ो की किलेबंदी नहीं की गई है। एक सेकेंड, अब देख पा रहे होंगे ये। फिर चनहुदड़ो की किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी चनहुदड़ो में जो दुर्ग क्षेत्र है और निचला नगर है, यहाँ पे किलेबंदी नहीं की गई है, न दुर्ग क्षेत्र की न निचले क्षेत्र की। हाँ, कोई भी किलेबंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये एक एक्सेप्शन ही है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। फिर कक्ष में स्थित धौलावीरा को 3 भागों में बांटकर बसाया गया था। अब देखिए, जो बाकी नगर थे वो 2 ही भागों में बांटे गए थे। कौन? दुर्ग टीला और निचला नगर। आप देख सकते हैं दुर्ग टीला और निचला नगर। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जिसको 3 भागों में बांटकर बसाया गया था। धौलावीरा को 3 भागों में बांटकर बसाया गया। किन-किन भागों में? तो दुर्ग क्षेत्र में, मध्य नगर में और निचला नगर में। ये मध्य नगर और ये निचला नगर, इन तीनों भागों में इसको बांटकर बसाया गया था। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसके साथ ऐसा हुआ है धौलावीरा। ये हो गया दुर्ग क्षेत्र जो सबसे पश्चिम में होता था, उसके पूर्व में होता था मध्य नगर और उसके पूर्व और दक्षिण में होता था निचला नगर। और सबकी अलग से क्या की गई थी? किलेबंदी की गई थी। तो ये सारी चीजें हमने देखा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगली विशेषता क्या है नगरों की? तो इसमें क्या था कि प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर की सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो महत्वपूर्ण नगर थे या सभी नगर, इनमें जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देख रहे होंगे इधर से सड़क आ रही है, ये इधर से जा रही है और सब एक दूसरे को किस पे काट रही हैं? समकोण पे काट रही हैं। और ये बीच में जो भूखंड प्राप्त हो रहा है इसी में घर बनाए जाते होंगे। ये देखिए, तो ये घर बनाए जाते थे इन्हीं समकोण भूखंडों पे। ठीक, तो ऐसे करते करते ये पूरा एक ग्रिड पैटर्न के रूप में बदल जाता था। सड़कें जो है वो एक जाल के रूप में बना लेती थी। तो ऐसा सभी लगभग सभी नगरों में देखने को मिला है। उसके बाद सड़कें मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चौड़ी सड़क के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य मिला है जिसे राजपथ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? राजपथ। और इसकी चौड़ाई कितनी थी? 9.15 मीटर। वहीं जो सहायक सड़कें होती थी उनकी चौड़ाई जो थी वो लगभग 3 मीटर होती थी, जबकि गलियों की जो सड़कें होती थी उनकी चौड़ाई 1 मीटर होती थी। आप देख पा रहे होंगे ये राजपथ है। राजपथ की जो चौड़ाई दिखाई गई है वो 9.15 मीटर। ये सहायक सड़क है, तो सहायक सड़क की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है और ये गलियों की सड़कें हैं जिनकी चौड़ाई 1 मीटर है। तो ये सड़कों की व्यवस्था है हड़प्पा सभ्यता में। फिर
और भी इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो सभी सड़कें मिट्टी की बनी थी। पूरे हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो है आपको मिट्टी की ही बनी पाई गई थी, परंतु अपवाद स्वरूप मोहनजोदड़ो की एक सड़क पर ईंट बिछी पाई गई है। मोहनजोदड़ो की एक ही सड़क है जिस पे ईंट बिछी पाई गई है। ये अपवादी है, एक्सेप्शन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नालियां देख लेते हैं। नालियां नालियां सड़कें भले ही मिट्टी की थीं, पर नालियां पकी ईंटों की बनी थीं तथा उन्हें ढका भी गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां थीं वो पकी हुई ईंटों की बनी थी और उन्हें ढकने की व्यवस्था की गई थी और उनमें नरमोखे भी बनाए गए थे ताकि साफ सफाई की जा सके, तो उनमें नरमोखे भी बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी बेहतर जल निकासी व्यवस्था। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बेहतर जल निकासी व्यवस्था। यानी जैसे आप इस समय देख रहे होंगे कि जो मेन सड़क होती है उससे एक बड़ा सा नाला जुड़ा होता है, फिर वो बड़ा सा नाला किसी सहायक नाली से जुड़ा होता है, फिर वो सहायक नाली जो कॉलोनी होती हैं, जो कॉलोनी बसी होती हैं, उनमें वो पतली पतली नालियों से जुड़ी होती है। तो यही व्यवस्था देखने को हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। सोचिए, इतनी साल पुरानी सभ्यता है और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। एक अद्भुत ही है ये। तो हड़प्पा सभ्यता में देखिए, ये मुख्य नाली है जो मेन सड़क से लगी होती है, फिर इसे एक सहायक नाली निकली हुई है, ये सहायक नाली, और फिर सहायक नाली से ये गलियों की नलियां हैं। यानी ये जो घरों से पानी इसमें जाते हैं, वैसे सोच लीजिए ये घरों के पानी इसमें जाते होंगे, फिर ये पानी आता होगा सहायक नली में, फिर ये सहायक नाली का पानी आता होगा मुख्य नाली में, और फिर मुख्य नाली से वो चला जाता होगा नदी या नालों में। ठीक, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है बेहतर जल निकासी की व्यवस्था। मतलब बहुत ही सुनियोजित ढंग से बसाया गया था ये शहर। फिर उसके बाद ये तथ्य, पारनाले के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चनहूदड़ों से मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर कालीबंगा से लकड़ी की नाली। देखिए, नालियां तो सामान्यतः किसकी बनी होती थी, पकी ईंटों की बनी होती थी, लेकिन कालीबंगा से एक नाली जो है वो लकड़ी की नाली बनी पाई गई है। और लोथल से सार्वजनिक नाली के साक्ष्य मिले हैं। सार्वजनिक नाली का मतलब जिसमें सबका पानी जाता हो, सब जिसको यूज करते हो, वो सार्वजनिक नाली है। तो लोथल से सार्वजनिक नाली के साक्ष्य मिले हैं, वहीं कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें हो गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मकानों मकानों को बनाने का तरीका क्या था, तो मकानों के जो खिड़की होते थे, दरवाजे होते थे, वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की तरफ खुलते थे, और ऐसा इसलिए किया गया था शायद प्रदूषण से बचने के लिए। तो सोचिए, उस समय भी लोग प्रदूषण को कितना महत्व दे रहे थे कि प्रदूषण से हमें कैसे बचना है और हमारी जो खिड़की और दरवाजे होंगे वो किस तरफ खुलने चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता में। वहीं भवन निर्माण में प्रायः पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, परंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। सामान्यतः पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो भी भवन बनाए गए थे वो पकी ईंटों से बनाए गए थे, लेकिन एक ही स्थल है कालीबंगा जिसे कच्ची ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिले, यानी वहां पे जो भवन बनाए गए हैं वो कच्ची कच्ची ईंटों के बनाए गए हैं। फिर ईंटों में एक निश्चित अनुपात देखने को भी मिलता है। अब हम आपको पहले बताए थे प्राक हड़प्पा सभ्यता में या प्राक हड़प्पा कालीन स्थलों में कि वहां पे जो ईंटों का अनुपात था वो 3:2:1 था, जबकि नगरीय हड़प्पा में जो ईंटों का अनुपात है वो है 4:2:1। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकता है। प्राक हड़प्पा और नगरीय हड़प्पा में ईंटों का अनुपात। ठीक, इसके बाद यल आकार के ईंट आप जानते हैं कोनों में लगाए जाते होंगे। करांतीदार ईंट स्नानागार में यूज किए जाते थे, वहीं फन्नीदार ईंटों को नालियों और कुओं में लगाया जाता था, जो वक्राकार थोड़े होते थे मुड़े हुए, तो उनको नालियों और कुओं में लगाया जाता था। एकमात्र ईंट वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चनहूदड़ों से मिला है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक ही
वक्राकार ईंट पाई गई है और वो भी कहाँ से पाई गई है? चंद्रमुद्रणों से पाई गई है। फिर मकान प्राय एक मंजिले बनाए जाते थे, परंतु सीढ़ियां मिलती हैं। अब सीढ़ियां तो ये दर्शाती होंगी कि अब ऊपर आप ऊपर जाते होंगे, और ऊपर जाने का मतलब क्या था कि जो मकान थे वो एक मंजिल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सीढ़ियां जो है, सीढ़ियों के मिलने से कहा जा सकता है कि मकान एक से ज़्यादा मंजिल के रहे होंगे। उसके बाद हम अगली नगरीय विशेषता के रूप में देखते हैं लेखन कला का विकास। जो भी नगर होते हैं उनकी अपनी एक लेखन कला होती है, एक लिपि होती है, ताकि वो अपने रिकॉर्ड को, अपने साक्ष्यों को क्या कर सकें, लिख सकें, लेखनबद्ध कर सकें। तो इसके लिए उनके पास एक लेखन या लिपि जरूर होती है। तो हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं क्या थी, तो नगरीय विशेषता के रूप में लेखन कला का विकास हो चुका था। जी हाँ, हड़प्पा काल में भी लेखन कला का विकास हो चुका था, लिपि का विकास हो चुका था। इसको खोजा किसने था, तो 1853 में इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया था? 1853 में। इसमें कुल 400 अक्षर हैं। जो हड़प्पाई लिपि खोजी गई है उनमें कुल 400 अक्षर हैं, लेकिन मूल अक्षरों की संख्या कितनी है? 64। मूल अक्षर 64 हैं और कुल अक्षर कितने हैं? 400 हैं। चित्र के रूप में लिखा गया हर अक्षर किसी न किसी ध्वनि या भाव की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यानी जो हड़प्पाई लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्र के रूप में इन्हें लिखा जाता था, और सामान्यतः ये कहा जाता था कि इसमें जो भी जंतु जानवर बनाए जाते थे या जिधर इनका मुख होता था, ये माना जाता था कि उधर से इनको लिखा जाता है। तो इसलिए चित्र के रूप में लिखे जाने के कारण इसे चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था, यानी अपने भावों को चित्र के माध्यम से प्रकट करना, भाव चित्रात्मक। सर्वप्रथम बीबी लाल ने इसे वेस्ट्रोफिडल लिपि का नाम दिया था। बीबी लाल ने इसे वेस्ट्रोफिडल लिपि का बताया, जो दोनों ओर से लिखी और पढ़ी जाती थी। वेस्ट्रोफिडल लिपि जो थी वो दोनों ओर से, यानी दाएं से और बाएं से, दोनों तरफ से वो क्या हो सकती थी, लिखी भी जाती थी और पढ़ी भी जा सकती थी। सर्वाधिक अक्षर मुहरों पर मिले हैं। जो वेस्ट्रोफिडल लिपि है, जो हड़प्पाई लिपि है, इसके सर्वाधिक अक्षर कहाँ से मिले हैं? मुहरों पे मिले हैं। और मुहरें सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो आप ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक अक्षर कहाँ से मिले होंगे? तो मोहनजोदड़ो से मिले होंगे। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनसे प्राप्त सामग्री पर, कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, उनसे कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये हमने आपको बताया था, कल मैप में दिखाया था कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यानी ये जो पंजाब प्रांत था जो हमारे पंजाब और राजस्थान से लगा हुआ है, इस पंजाब प्रांत में हड़प्पा जो है ये आ रही है। कौन सी नदी? रावी नदी। कौन सी नदी है ये? रावी। ठीक, रावी नदी। तो रावी नदी के ये बाएं तट पर स्थित है। बाएं का मतलब इस साइड स्थित था ये हड़प्पा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है हड़प्पा। देखिए बाएं दाएं तट का हम निर्धारण कैसे करते हैं, तो जिस साइड या जिसकी तरफ नदी बहती है, जिस दिशा की तरफ, उधर मुंह करके खड़ा हो जाइए, और जो उसका बायां होगा वो बायां, जो आपका बायां होगा वही नदी का बायां तट हो जाएगा, जो आपका दाहिना होगा वो नदी का दायां तट हो जाएगा। तो रावी नदी इधर भी बहती है, तो हम अगर इधर मुंह करके खड़ा होंगे तो बायां तट हमारा ये होगा और दाहिना तट ये हो जाएगा। तो ये रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है, साथ ही अर्ध औद्योगिक नगर। बहुत सारी चीजें यहाँ बनाई जाती थी, इसलिए इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अब देखिए हड़प्पा का दुर्ग टीला। जो हड़प्पा का दुर्ग टीला हमने पहले ही बताया कि हड़प्पा या जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उन्हें दो भागों में बांटकर बसाया गया, एक दुर्ग टीला और एक नगर क्षेत्र।
जो दुर्ग टीला होता था वो ऊपर की ओर होता था और पश्चिम में होता था, और जो नगर क्षेत्र होता था वो दक्षिण में होता था और पूरब की ओर होता था। तो जो हड़प्पा का दुर्ग टीला उसे माउंट एबी का नाम दिया गया है। माउंट एबी ये दुर्ग टीला है हड़प्पा का, और जो निचला नगर है वो नगर क्षेत्र है। ठीक। फिर यहाँ के कंकालों में गठिया, जोड़ों के दर्द की बीमारी अधिक थी। अब सोचिए कि हड़प्पा काल में गठिया और जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। अब कैसे इतिहासकारों ने पता लगाया होगा, अब ये तो वही जानते होंगे। पर अगर हम एक मिनट के लिए मान लें कि इससे बहुत लोग मर रहे होंगे, तो जब मर रहे होंगे तो कब्रिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। और इन कब्रिस्तानों को R37 या यच कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। तो जो हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान पाए गए हैं वो R37 या यच कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था। फिर आप देख सकेंगे, वहीं देखिए यहाँ पे तो इतने सारे कब्रिस्तान, पूरी एक कब्रिस्तान का कल्चर ही विकसित हो गया है, इसलिए इसे कहा जाता है कब्रिस्तान संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में। उसके विपरीत मोहनजोदड़ो में एक भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो क्या वहाँ के लोग नहीं मरते थे क्या? बिल्कुल मरते होंगे, लेकिन वहाँ के लोग, हमें लगता है कि वो जानवरों के सामने तो शवों को डाल देते होंगे। जानवर क्या करते होंगे, उन्हें खा जाते होंगे, हड्डियां बच जाती हों, कंकाल बच जाते होंगे, इसलिए वहाँ पे मोहनजोदड़ो में कंकाल आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से छः छः की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। यह लोथल के गोदीवाड़े के बाद सबसे बड़ी या सबसे विशाल संरचना है। मतलब पूरे पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना क्या है? वो है लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक। लेकिन यहाँ पे जो अन्नागार पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में, सॉरी हड़प्पा में, वो छः छः की पंक्तियों में, देखिए छः इसमें है, छः इसमें है, छः छः की पंक्तियों में, दो पंक्तियों में ये विभाजित है, यानी कुल 12 अन्नागार है। और एक अन्नागार की जो माप है वो 50 × 20 फीट है, मतलब बहुत बड़ा है, 5 गुना के 10, यानी 1000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। सोच लीजिए इतने बड़े यहाँ पे अन्नागार पाए गए हैं। तो इतने ज़्यादा अन्नागार पाए गए हैं, तो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि यहाँ पे अधिशेष उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, और यहाँ पे जो भी अधिशेष उत्पादन हो रहा होगा वो यहाँ पे रखा जाता होगा और आपातकाल में इसे वितरित किया जाता होगा। कुछ ऐसा ही होता होगा। तो ये चीज़ तो दिखा रही है ना कि यहाँ अधिशेष उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा होगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल पे। तो ये चीज़ हो गई। फिर हम जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में देता है हरियूपिया। तो हरियूपिया का जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता से बताया गया है। लोग बताते हैं या इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद में जो हरियूपिया शब्द है उसका संबंध हड़प्पा से जोड़ा गया है, यानी हरियूपिया ही हड़प्पा है। फिर यहाँ से हड़प्पा से और क्या मिला है, तो पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, ये ध्यान रखिएगा, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। फिर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति भी मिली है। ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति, यानी उसे उर्वरता की देवी कहा जाता है, और मार्शल ने ये पृथ्वी माता इन्हें कहा है। तो ये कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से ही मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति। मार्शल ने इसे पृथ्वी माता का नाम देते हैं। पुरुष धड़ की पाषाण मूर्ति, यानी पुरुष के शरीर की पाषाण मूर्ति, उसमें सिर नहीं है, केवल धड़ है, उसकी जो पाषाण मूर्ति है वो हड़प्पा से ही मिलती है। जिसे नरकबंध प्रस्तर वाली जो मूर्ति है वो यहीं से मिलती है, हड़प्पा से। फिर और भी दो पाषाण मूर्तियां मिलती हैं हड़प्पा से, दो पाषाण मूर्तियां और मिलती हैं, एक लाल पत्थर की मानव मूर्ति और दूसरा काले पत्थर की नर्तक मूर्ति। ये ध्यान रखिएगा, जो लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति है, हो सकता है कि महिला रही हो। ठीक। इसके बाद देखते हैं एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरों का चित्र कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरों का चित्र, इससे क्या प्रतीत होता है कि ये लोग बर्तन तो बनाना जानते ही थे, साथ ही साथ ये मछली मारना भी, मछली मारने का भी पेशा जानते थे, यानी मछुआरे भी होते थे। फिर शंख का बना बैल, ये शंख का बना बैल भी यहीं से पाया गया हड़प्पा का नाम स्थल से।
फिर पत्थर की नृत्यरत आकृति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव की मूर्ति कहा है। हड़प्पा में ही एक पत्थर की नृत्यरत मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, जिसे जॉन मार्शल क्या कहते हैं, नटराज शिव की मूर्ति कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नटराज शिव रूपी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप बताइएगा कि हड़प्पा से। फिर कांसे का दर्पण कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। 16 ताम्र भट्टियां क्यों पाई गई हैं, ताम्र भट्टियों से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो है वो धातु कर्म जानते थे, यानी धातुओं से नई धातुएं बनाना, धातुओं को गलाना, शोधन, निष्कर्षण, ये सारी चीजें ये जानते थे। तो लगता है कि जैसे वो ताम्रकारों की बस्ती रही होगी, जहाँ से ये 16 ताम्र भट्टियां पाई गई हैं। वहाँ पे धातुओं को गलाया जाता होगा, उनका शोधन किया जाता होगा, निष्कर्षण किया जाता होगा और एक नई धातु बनाया जाता होगा। तो नई धातु के रूप में आपको पता भी है कि हड़प्पा सभ्यता से नई धातु जो बनाई गई थी वो कांसा बनाया गया था। तो ये कांसे बनाने की विधि से भी परिचित थे। फिर लकड़ी के ताबूत में समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिसे विदेशी की कब्र माना जाता है। हड़प्पा से एक ऐसा समाधान मिला है जो लकड़ी के ताबूत में था। तो विद्वान मानते हैं कि ये किसी विदेशी की कब्र रही होगी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की नहीं रही होगी। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो हड़प्पा से मिली हैं सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। जबकि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनसे प्राप्त कुछ सामग्री। अब इसके आगे हम मोहनजोदड़ो से देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी सामग्री मिली है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया है दोस्तों। आप इसे ज़रूर रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो ये मतलब बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताएं, ताकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए। साथ ही निवेदन आपसे है कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।